हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। यह हमारा टॉपिक का नेम है। इसमें हमें दो सब टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारा 19वीं सदी के सुधारवादी आंदोलनों का अवलोकन एंड सेकेंड वन है स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा। तो ये हमारे हिस्ट्री का यूनिट नंबर फोर्थ है। जो हमारा सेमेस्टर है वो फिफ्थ है एंड जो हमारे पेपर का नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857। तो इस जो ये टॉपिक है इसका मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जिसमें से फर्स्ट वन में मैं आपको कवर कर दूँगी आपका ये 19वीं सदी के सुधारवादी आंदोलनों के बारे में, एंड सेकंड जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें बता दूँगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसके बारे में आपने पहले, अगर आपके पास पोल साइंस मेजर है फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको कुछ नॉलेज होगा, क्योंकि हमारा जब पोल साइंस मेजर का फर्स्ट यूनिट है ना, वो सेम इसी यूनिट की तरह है। उसमें भी हमें क्या पढ़ना है? आधुनिक चिंतन पढ़ना है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन। तो उसमें हमने क्या करा है, उसमें हमने बहुत सारे जो विचारक थे उनकी विचारधारा को पढ़ा है। तो अगर हम ऐसे ही पढ़ते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए उसको हमने सबसे पहले अलग अलग विचारधाराओं में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड आफ्टर दैट हमने उन विचारधारा से जो प्रभावित चिंतक थे उनके बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पे एक विचारधारा थी जो कि थी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो वही चीज़ अब हम यहाँ भी पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे जो हमारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे उनको। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 19वीं सदी में भारतीय समाज राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं से ग्रस्त था। यानी कि जिस वक्त 19वीं सदी की शुरुआत होती है, उस वक्त का जो भारतीय समाज था उसके अंदर काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी। ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से वो सारी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, वो 19वीं सदी के आते आते शुरू हुई थी। तो इससे पहले का जो समाज था वो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सारी इसमें कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं। भारतीय समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास, जाति व्यवस्था आदि जैसी समस्याएं थीं। इन समस्याओं को सुलझाने हेतु कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि हमारे भारत में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे उनके होने का रीज़न क्या था। उनके होने का रीज़न यही था कि जो 19वीं सदी की जब शुरुआत होती है उसके आते आते बहुत सारे कुरीतियाँ भारतीय समाज में देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अंधविश्वास हो गया, जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था डिवाइड करती थी कि ब्राह्मण अलग होंगे, क्षत्रिय अलग होंगे, ये सारी चीज़ें, धर्मों में इतना ज़्यादा मतभेद होना शुरू हो गया था। तो यही सारे रीजंस की वजह से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की गई थी। इन आंदोलनों को हम कुछ समितियों द्वारा जान सकते हैं, जो कि मुख्यतः समान विचारधारा से प्रभावित थी। तो जब हमारे समाज में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं तो ये आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कोई एक समूह नहीं करता, कई सारे समूह अपने अपने लेवल पर इन आंदोलनों को अंजाम देते हैं। तो उन्हीं कुछ समूह के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम जो समूह देखेंगे वो है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। तो हम इन चार समितियों के बारे में यहाँ पे देखेंगे, जिनको हम बहुत अच्छे से जान लेंगे तो हमारे जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस समाज या समिति के बारे में जानेंगे वो है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। इस समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इनका आधुनिक राजनीतिक चिंतन में भी एक अनोखा इतिहास रहा है। लोगों का और वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत जो अरस्तु हैं उनसे होती है, उसी तरीके से आधुनिक राजनीतिक चिंतन की अगर बात करें तो आधुनिक जो समय था आधुनिक राजनीतिक चिंतन का, उसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय से की जाती है। यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, यानी कि ब्रह्म समाज का जो आंदोलन था वो कैसा था? सामाजिक सुधार आंदोलन था, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें भारतीय समाज में जो उपस्थित थी बहुत सारी बुराइयां, जैसे कि अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, इन सभी को इस समाज ने चुनौती दी। इस समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वर में एकता लाना, जिससे धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और बहुत सारी कुरीतियों का अंत होता है, तथा मानवता की भलाई के लिए समाज से कुरीतियों को समाप्त करना।
मानवता की भलाई तो हम तभी कर सकते हैं ना, अगर हम बुराइयों से, अंधविश्वासों से, धार्मिक कट्टरता से पीछा छुड़ाएंगे अपना। तो मेन जो उद्देश्य आता है वो दो आते हैं, ईश्वर की एकता यानी कि ईश्वर एक है, और मानवता की भलाई यानी कि धर्म से भी ऊपर मानवता को रखा जाएगा। इन दो उद्देश्य से ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है। अब हम देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना तथा उसका उद्देश्य। तो इस समाज ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ठीक है, और इसका हम उद्देश्य भी देख चुके हैं, तो और हम इसको गहराई से जान लेते हैं। इस समाज में हिंदू धर्म में उपस्थित मूर्ति पूजन, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो एक ही है तथा मानव द्वारा धर्मों को विभाजित किया गया है, यानी कि इन्होंने ये माना कि जो धर्म का विभाजन हुआ है, यानी कि धर्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लाइक इस्लाम, सिखिज्म और सनातनी धर्म, इन चीज़ों में डिवाइड किया गया। एंड उसके बाद अगर हम देखें इस्लाम को ही, बाकी धर्मों की मैं बात अभी नहीं करूँगी, जैसे कि हिंदू धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है, उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये सब मानव द्वारा निर्मित है, ये ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर एक ही है, ये ब्रह्मा समाज का मानना था। इन्होंने बाहरी जो आडंबर होते हैं यानी कि जो बाहरी दिखावा होता है, इसका विरोध किया और एक सच्चे और निराकार ईश्वर की उपासना करने की वकालत करी। इन्होंने असमानता, जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह के विरोध जैसे कई जो कुरीतियां थी उनका उन्मूलन किया। यानी कि इन्होंने ये सभी जो असमानता है, जाति भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा की जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वाइफ को हस्बैंड की चिता के साथ जला दिया जाएगा, ठीक है, और 9-10 साल के बच्चे होते हैं बाल विवाह करा दिया जाता है, या फिर अगर कोई लड़की है या कोई महिला है जो कि विधवा हो चुकी है, उनके जो पति हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद उनका दोबारा से विवाह नहीं होगा, वो पूरा जीवन जो है अपना वो एक विधवा के रूप में बिताएंगी। इन सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है और ये सभी जो कुरीतियाँ थी उनको समाज से निकालने का प्रयास किया है ब्रह्मा समाज वालों ने। विधवा विवाह का समर्थन किया है। इन्होंने बोला है कि अगर विधवा हो जाती है कोई महिला तो उसको अगेन शादी करने का राइट है, और महिला के जो अधिकार हैं जैसे कि शिक्षा का अधिकार, इन मुद्दों पर समर्थन किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ब्रह्मा समाज था ना वो टोटली धार्मिक और सामाजिक सुधार कर रहा था। ये किसी भी इनरिलेवेंट पॉइंट पे अपना डिस्कशन नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे उन पॉइंट्स पे अपना डिस्कशन कर रहा है जो कि एक समाज को सभ्य और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा समाज है उसके सिद्धांत क्या हैं, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ब्रह्मा समाज खुद चल रहा है, वो किस तरीके के थे। तो ब्रह्मा समाज वालों का मानना था कि ईश्वर जो है वो एक है। इन्होंने एक ईश्वरवाद की बात करी है, धर्म निरपेक्षता की बात करी है कि धर्म जो है वो मानव द्वारा निर्मित है। जो डिवीजन हुआ है इतना सारा, भगवान ने एक ही तरीके से सबको धरती पर उतारा है और सभी को ईश्वर को मानना चाहिए। ऐसे मतलब जो धर्म है इनमें विभाजित नहीं होना चाहिए। सामाजिक सुधार की प्रयास किए हैं, अभी हमने देखे भी, बाल विवाह का इन्होंने समर्थन नहीं किया है, विधवा विवाह का समर्थन किया है, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है, तो ये सब सामाजिक सुधार थे। और जो ब्रह्मा समाज वाले थे उन्होंने ये भी बोला कि हमें अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए, हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल ब्रह्मा समाज वालों के। अब हम देखेंगे कि जो ब्रह्मा समाज था उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, अपने बेसिक प्रिंसिपल्स रखे, ठीक है, लोगों में एक अच्छाई जागृत करने की कोशिश करी। तो इसका प्रभाव क्या हुआ समाज पर? इससे समाज का जो प्रभाव हुआ भारतीय समाज पर गहरा पड़ा है, ठीक है। यानी कि ये जो ब्रह्मा समाज वाले थे इन्होंने जो भी भलाई करी है समाज में और धर्म में, उन सभी का भारतीय समाज पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। सती प्रथा का उन्मूलन हो गया और महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई। तर्क संगत सोच का विकास हुआ, यानी कि तर्क संगत सोच एक ऐसी होती है सोच जिसमें लोग पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, ऐसे ही कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए, इस पे नहीं विश्वास करते वो, ये इस बात पे विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा होगा और ऐसा हमें करना ही होगा। तो ये होती है तर्क संगत सोच, और तर्क संगत सोच जो होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होती है। उसके बाद इनका प्रभाव क्या पड़ा कि समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए।
अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे आर्य समाज के बारे में। हमारा सेकंड जो समिति था वो था आर्य समाज, जो कि अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यानी अभी तक हमने जो हमारा ब्रह्मा समाज था उसको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब इसकी स्थापना होती है 1875 में। इसकी स्थापना कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है। इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वैदिक सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जोर दिया है कि जो हमारे वेदों में लिखी गई चीज़ें हैं ना, हमें उसके आधार पर अपना धर्म और समाज चलाना चाहिए। क्योंकि वेदों में कोई भी बुरी बात नहीं लिखी है। वेदों में ये नहीं लिखा कि महिलाओं को अधिकार मत दो। वेदों में ये नहीं लिखा कि विधवा विवाह नहीं हो सकता। ना ही उसमें ये लिखा है कि सती प्रथा होगी। तो ये जो कुरीतियाँ हैं ना, ये सारी मानव द्वारा निर्मित है। तो इसी वजह से आर्य समाज वालों ने बोला कि अगर आप अपने धर्म को इतना ज़्यादा मानते ही हो, आप चाहते हो कि हमारा जो धर्म है वो सर्वोच्च रहे, सभी धर्म का पालन करें, ठीक है, आप धर्म के आड़ में सती प्रथा चला रहे हो, ठीक है, विधवा विवाह नहीं होने दे रहे हो, तो आप एक काम करो, वेदों को पढ़ो और वेदों के हिसाब से ही अपना जो समाज है और धर्म है उसको चलाओ। तो इनका मेन उद्देश्य ये था। आर्य समाज ने ही हिंदू धर्म में अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद का विरोध किया तथा समाज में शिक्षा, समानता और सुधार का प्रयास किया। ये जो सामाजिक कुरीतियां थी सनातन धर्म में शुरू से ही नहीं थी, बल्कि 18वीं 19वीं सदी आते आते कुरीतियां मानव द्वारा निर्मित थीं। यही बात आर्य समाज वालों ने करी। यही बात ब्रह्मा समाज वाले थे उन्होंने भी यही बोला था कि ये जो कुरीतियां हैं ना, ये मानव द्वारा निर्मित है, ये हमारे धर्म या हमारे समाज में पहले से नहीं थी। अब हम देखेंगे आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था। तो वैदिक सिद्धांतों से पूर्ण स्थापित करने के लिए, वैदिक सिद्धांतों को पूर्ण स्थापित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना होती है और इनका उद्देश्य भी यही होता है कि जो हमारे धर्म में जो वेद हैं उनके हिसाब से हमारा समाज और धर्म चलाया जाए, जिससे कि क्या होगा, समाज में जो बुराइयां हैं, धर्म में जो बुराइयां हैं वो हटा दी जाएंगी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारतीय समाज में वैदिक परंपराओं को अपनाना चाहिए। अज्ञानता, अविश्वास, मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव को मिटाना चाहिए। तो इनका क्या मानना था कि जो अगर हम वेदों के हिसाब से अपने समाज को चलाएंगे, अपने धर्म को चलाएंगे, तो ये जो अज्ञानता की स्थिति है, अंधविश्वास जो लोग मान रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ठीक है, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हट जाएंगी, क्योंकि हमारे वेदों में ये सब नहीं लिखा है। तो इसी वजह से जो आर्य समाज वाले थे उन्होंने जो पूरा जोर दिया है वो किस पे दिया है? वेदों पर दिया है कि वेदों के हिसाब से हमें चलना चाहिए। अब हम देखेंगे आर्य समाज के सिद्धांत। जैसे कि ब्रह्मा समाज के सिद्धांत है ना कि ईश्वर एक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, वैसे ही आर्य समाज के भी कुछ सिद्धांत थे, वो हम देख लेते हैं। इनके जो सिद्धांत थे उसमें सबसे पहले एक आदर्श वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वाक्य था कृष्णवंतो विश्वमार्यम, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया को महान बनाओ। यानी कि आर्य समाज का जो आदर्श वाक्य था उसका कहना ही यही था सिंपली कि जो पूरा देश है, पूरी जो दुनिया है ना, उसको महान बनाओ, सिर्फ अपने अपने बारे में मत सोचो। इनका सिद्धांत था कि हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, हमें अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहिए। अज्ञानता और जो अंधविश्वास है इसका इन्होंने विरोध किया है। शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया है, शिक्षा का प्रसार किया है। स्वदेशी, अपने देश की चीज़ों का अपनाना, और राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश से प्रेम करने की इन्होंने बात यहाँ पे कही है। जातिवाद का विरोध किया है, यानी कि जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए समाज में। समानता पर इन्होंने जोर दिया है कि किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोग हैं, चाहे उनका रंग गोरा है, काला है, कैसा भी है, हमें समानता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था कि वैदिक धर्म का पूर्ण स्थान था यहाँ पर। इन्होंने ये बोला है कि समाज और धर्म को वैदिक जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से चलाओ। अब हम देखेंगे आर्य समाज का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था और इसी हिसाब से समाज और धर्म में सुधार आए। वैदिक सिद्धांतों का पूर्ण जागरण, यानी कि जो वेदों में लिखी हुई चीज़ें थीं, वैदिक जो सिद्धांत थे, उनको दोबारा से रिकॉल कराया गया। इस समाज ने भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समाज के वजह से जो भारतीय समाज था उसमें राष्ट्रवाद की भावना हमें देखने को मिलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट समाज था या फिर संस्था थी वो थी रामकृष्ण मिशन। ये इस संस्था का नाम था रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में होती है स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, इससे पहले वाली किसने करी थी? स्वामी दयानंद ने करी थी। अब जो रामकृष्ण मिशन है वो किसने करी है? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना करी है। रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य था वो था मानवता की सेवा के माध्यम से सामाजिक सुधार, यानी कि मानवता, लोगों के अंदर मानवता जगाओ, समाज में मानवता जगाओ, धर्म से ऊपर मानवता का रखो, तभी हमारा जो सामाजिक और धार्मिक सुधार है वो किया जा सकता है। तो रामकृष्ण मिशन के जो लोग थे उनका मानना ये था। इस मिशन का जो नाम था वो श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से रखा गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्होंने इस समाज या समिति का नाम अपने गुरु जी के नाम पे रखा था। श्री रामकृष्ण परमहंस ने धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्म में एकता और सेवा भाव को अपने जीवन का आधार बनाया था तथा स्वामी विवेकानंद ने सभी सिद्धांतों को अपनाते हुए इस मिशन की शुरुआत करी थी। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जो अपने गुरु थे उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित क्यों थे? तो वो इसलिए थे क्योंकि जो श्री रामकृष्ण जी थे इन्होंने अपने जीवन के जो आधार यानी कि जो प्रिंसिपल्स बनाए थे ना, वो किस चीज़ को बनाए कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस, यानी कि अगर हम अपने धर्म को बता रहे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है तो हमें ये भी मानना चाहिए कि जो हमारे अपोजिट जो धर्म है, यानी कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि इस्लाम धर्म भी बहुत अच्छा है और हमें ये भी मानना चाहिए कि सिखिज़्म भी बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ जैसे कि पारसी धर्म है, ठीक है, और भी बहुत सारे इंडिया में धर्म है, हमें ये मानना चाहिए सभी धर्म अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, किसी भी धर्म को निंदा नहीं करनी चाहिए किसी भी धर्म की। तो यही चीज़ें जो थी वो रामकृष्ण जी ने अपने जीवन में अपनाई थी। और सभी धर्म में इन्होंने बोला कि एकता होनी चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए प्रत्येक मानव के मन में। इन सभी सिद्धांतों को रामकृष्ण जी ने अपने जीवन का आधार बनाया था और इसी चीज़ से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन है इसकी जो शुरुआत करी वो श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से करी थी। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना तथा उद्देश्य। तो राष्ट्रीय रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा और विचारों का प्रसार किया गया था इस समाज के माध्यम से, क्योंकि जो श्री रामकृष्ण जी थे इनके जो शिक्षा और जो इनके विचार थे वो टोटली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे? सामाजिक और धार्मिक सुधार के ऊपर बेस्ड थे। इन्होंने ये बोला कि जीव सेवा के माध्यम से हम शिव की सेवा करेंगे। इनका ये मानना था कि प्रत्येक मानव में शिव जी बसते हैं, यानी कि प्रत्येक मानव में भगवान बसते हैं। तो हमें किसी भी मूर्ति की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर हम खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आसपास के लोगों को खुश रखना होगा, क्योंकि हर एक मानव के हृदय में भगवान बसते हैं। तो इन्होंने इस तरीके की थिंकिंग को प्रसार करने की कोशिश की थी। इन्होंने ये भी बोला कि हमें गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहिए, जो कि नैतिकता का प्रसार था। अब हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल। तो इन्होंने बोला धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि धार्मिक टॉलरेंस होना चाहिए, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए, जीव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। शिक्षा को महत्व दिया। इन्होंने बोला अगर हमारे जो देश है वो सभ्य बनना चाहता है, विकासहीन से हम विकासशील बन रहे हो, उसके बाद अगर हम विकसित बनना चाहते हैं तो हमारा जो एकमात्र माध्यम बचेगा वो बचेगा शिक्षा। उसका नेक्स्ट जो इन्होंने अपना सिद्धांत बताया वो था आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास, यानी कि
हमारे पास एक नॉलेज होनी चाहिए, हम अज्ञान नहीं होने चाहिए। अगर एक पर्सन है जो कि एजुकेटेड नहीं है बट फिर भी उसको मॉरल चीज़ें आनी चाहिए, लाइक उनको एटिकेट्स होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमें किससे कैसे बात करनी है, उनके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो अगर पर्सन कोई ऐसा है जो लिख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता ना, तो उसका एक एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ बंदा सभ्य है। यही इसी तरीके से नैतिक विकास होना चाहिए, सभी के अंदर मानवता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे नैतिकता के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है हमारी स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो रामकृष्ण मिशन के जो सदस्य थे ना, इन्होंने मानव स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए हैं। मीन्स हॉस्पिटल बनाए हैं, ठीक है, जगह जगह ऐसे केंद्र बनाए हैं जिसमें आसपास के लोग जाके अपनी जांच करा सकते हैं, दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं, बहुत सारी मेडिसिन इन्होंने फ्री में दी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब कैंपेन इन्होंने शुरू किए थे जिसके वजह से बहुत सारी मतलब एक होता ना मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो उससे भी इन्होंने रूबरू कराया था अपने इस मिशन के माध्यम से। उसके बाद अब हमें जो देखना है, ये देखना है कि रामकृष्ण मिशन के जो सदस्य थे उन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया, तो उसका प्रभाव समाज पे कैसा पड़ा। तो समाज पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, कोई भी अगर समिति है जिसको हम एक 18वीं 19वीं सदी में शुरू हो रही है और हम उसको आज के टाइम में भी पढ़ रहे हैं, तो किसी वजह से ही पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो हर एक चीज़ का जो प्रभाव था, हम जितने भी मिशंस पढ़ रहे हैं ना, उन सब का जो प्रभाव था ना, समाज पे बहुत गहरा पड़ा था। तो अगर किसी के भी बारे में आप लिख रहे हो तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको सेम ही लिखनी है हर एक मिशन में। छोटी छोटी चीज़ें आपको एक पता है कि जैसे कि किस कब स्थापना हुई, किसने स्थापना करी, बेसिक प्रिंसिपल्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, वो आप याद कर लीजिएगा, बाकी इसमें सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे और जो शिक्षाएं थी वो जन जन तक पहुंची थी इसके माध्यम से। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए थे रामकृष्ण मिशन के सदस्यों ने। तो अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्रार्थना समाज। अभी तक हमने 3 समाज कवर कर लिए, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। अब हमारा जो फोर्थ है वो है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना होती है 1887 में। प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज में व्याप्त अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करना था। इस समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी। जातिगत जो भेदभाव थे उनका उन्मूलन किया जा रहा था, समाज में जो बुराइयां थी, असमानता थी, उन मुद्दों पर काम किया जा रहा था। इस समाज की जो स्थापना और इसका उद्देश्य क्या था, धर्म और सामाजिक सुधार। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्थापना ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर हुई थी। ब्रह्मा समाज जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, उस चीज से प्रभावित होके प्रार्थना समाज का भी यहाँ पे जन्म होता है। इसकी स्थापना जो थी वो हिंदू समाज में धार्मिक एकता और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और धार्मिक जो कर्म कांड थे इनसे परे होके एक सच्ची और सरल पूजा पद्धति का प्रचार करना था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रार्थना समाज था इसके सिद्धांत क्या थे। सेम जैसे हमारे ब्रह्मा समाज वालों के थे कि ईश्वर की एकता, सामाजिक समानता होनी चाहिए, धर्म सहिष्णुता होनी चाहिए, शिक्षा सुधार होने चाहिए और महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में सारी चीज़ें आ जाती है, महिलाओं के अधिकार, महिला की शिक्षा, महिलाओं की बेहतरी। ठीक है, उन मतलब महिलाओं के साथ वायलेंस नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी महिला सशक्तिकरण में आ जाती हैं। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि जो हमारी प्रार्थना समाज था उसका प्रभाव कैसा पड़ता है और क्या महत्व रहते हैं हमारे समाज में प्रार्थना समाज वालों के। तो समाज पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बाकी समाज वालों का भी पड़ा था। उसके अलावा धार्मिक सुधार होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता आती है लोगों में, महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है, महिलाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया जाता है और जो जातिगत भेदभाव होते हैं ना उनको कुछ हद तक समाप्त किया जाता है। तो
तो इसी के साथ हमने बहुत इजी वे में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, यानी कि जो हमारा फर्स्ट सब यूनिट है, वो हमने कवर कर लिया है यहाँ से। तो अब हम इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको हर चीज़ स्लाइड में प्रोवाइड करी है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी है, नई चीज़ें याद होंगी। आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है ये, और साथ ही साथ इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। छोटी छोटी चीज़ें इसमें डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगी, वो चीज़ें आप याद कर लेना। बाकी आपको किसी भी समाज से रिलेटेड पूछा जाए अगर पेपर में, तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें की सेम ही लिखनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।